ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਮਿਸਟਰ ਗਾਰਗ ਚੈਟਰਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ PhD ਆ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗਾਰਗਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਦੀਪਕ ਪਵਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰਗਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਦੀਪਕ ਪਵਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ वो ਅਸੀਂ हिंदी ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ यत्न करेंगे। गार्गा चैटर्जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बंगाल में इस समय जो बंगाली भाषा है उसका स्टेटस क्या है? वो स्कूलों में कहाँ तक पढ़ाई जाती है? कॉलेज एजुकेशन में उसका क्या रुतबा है? और जो हायर एजुकेशन है जैसे यूनिवर्सिटियों में वो किस लेवल पर उसका पढ़ाने का जो यत्न हो रहा है? और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपकी न्यायिक व्यवस्था है, और उसमें इसका कहाँ तक इसका महत्व है? बंगला जो है हमारा जो भाषा 47 के बाद बंगला भाषा में उसका व्यवहार में दुनिया में पश्चिम बंगाल में जो इजाफ़ा होने का जो सपना था हम लोगों का कि राज्य है और ये नया राष्ट्र बना है तो हमारे वजूद इसमें ठीक रहेगा, तो ये जो सपने ये चूर चूर तो नहीं हुए हैं, पर सपने जो है उतना भी साकार नहीं हुए हैं। हम आपको बताते हैं कैसे। पश्चिम बंगाल जो है यहाँ तकरीबन 85% 85% लोग बंगला बोलते हैं, शायद थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा। और इसमें हम जो देखते हैं कि बंगला मीडियम स्कूल्स बहुत सारे हैं और मेजॉरिटी उसी स्कूल्स में पढ़ते हैं सरकारी, पर ये आहिस्ता आहिस्ता जो हो रहा है ये गरीबों का स्कूलों में तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, तो गरीब बंगला मीडियम में पढ़ता है क्योंकि उसके पास वो दूसरा नहीं है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड्स हैं उनका दबदबा बढ़ रहा है। ये दबदबा बढ़ने का कारण दूसरा ये है कि जो नेशनल लेवल, सो कॉल्ड ऑल इंडिया लेवल जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सिलेबस दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सब सेंट्रल बोर्ड से अलाइन करते हैं। तो एक इंसेंटिव भी है कि हमारे जो पश्चिम बंगाल बोर्ड है, अंग्रेज़ी मीडियम हो, बंगला मीडियम हो, जो भी हो, बंगाल का जो बोर्ड है इसको छोड़ के हम दिल्ली बोर्ड के पास जाएं। और इससे तो हमको पता है कि दिल्ली बोर्ड में हमारे जो भाषाएं हैं हिंदी और अंग्रेज़ी छोड़ के उनका कोई वजूद नहीं है। तो जो अगला जो जनरेशन बन रहा है इंक्रीजिंगली, वो बंगला हो या जो भी हो, दूसरे भाषाओं को दरकिनार करके अंग्रेज़ी और हिंदी का एक बोलबाला वो बढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम अगर समझे, जब रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म का 100 साल जब मनाया गया था, तो तब क्या हुआ था कि बहुत धूमधाम से बोला गया था कि अब सरकारी कामों में बंगला में होगा। अब जाहिर है सरकारी काम बंगला में होना चाहिए क्योंकि सरकार है, जो आदमी है, आम आदमी, उसका नुमाइंदगी करता है। तो क्या चलता है, क्या कर रहा है, क्या कोई कर रहा है, ये तो सबको समझ में आना चाहिए। लोकशाही में तो यही होना चाहिए।
ठीक है। पर वही चल रहा है कि अंग्रेजी में ही नोट, IAS IPS इवन वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस उसी में अंग्रेजी में सभी उसकी शिक्षा दिखे अंग्रेजी में होती है उनकी। हाँ, और वो सरकारी ऑर्डर है, पर वो ऑर्डर अपने जगह है और ये काम अंग्रेजी में अपनी जगह है। सरकारी ऑर्डर है कि बांग्ला में किया जाए, ठीक है, पर वो अपने जगह है और वो दशकों हो गए कि वो सरकारी ऑर्डर है। कलकत्ता हाई कोर्ट में कोई बांग्ला में तो सवाल जवाब होता नहीं है, राय भी जजों का वो भी बांग्ला में नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो साधारण आदमी है, जो यही दोष है उसका कि वो पश्चिम बंगाल में सिर्फ बांग्ला जानता है, ये उसके लिए एक दोष हो गया है आज कि वो बहुत सारी चीज़ों से वो दरकिनार है। अब अगर हम हायर एजुकेशन में जाएं तो देखिए बांग्ला डिपार्टमेंट्स हैं हर एक यूनिवर्सिटी में, पर ऐसा लग रहा है कि वो बांग्ला डिपार्टमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका काम सिर्फ ये है कि बांग्ला टीचर्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब यही एक वो बन गया है। जो सपना था कि मातृभाषा में, हमारा जो माँ की भाषा है, जो ज़बान में हम सबसे खुल के सोच सकते हैं, यही बात है ना। ये मातृभाषा का मतबल क्या है कि हम सबसे खुल के सोच सकते हैं, सबसे सहज तरीके से सोच सकते हैं। इसमें शिक्षा का प्रसार उतना हुआ नहीं है, और ये हम बोलना चाहते हैं कि जितना प्रसार हुआ है बांग्ला में तकनीकी शिक्षा में और जो भी हो, वो जो हुआ है 47 तक, जब से इंडियन यूनियन बना है तब से हमारे भाषाओं का दरकिनार हो गया है और वो नीचे जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत डर की बात है, ये जनतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए बहुत एक प्रॉब्लमेटिक बात है। और बांग्ला में, क्योंकि मैं बंगाली ज़बान का आदमी हूँ, ये मेरे लिए बहुत डर की बात है कि आगे क्या होगा। अच्छा गर्गा जी, जो आपकी स्टेट में पश्चिमी बंगाल में कई दहाकों तक वहाँ पर लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट रही है, उसका जो रीजनल लैंग्वेज है, जो आपकी बांग्ला भाषा है, उसका नज़रिया इस भाषा के बारे में क्या रहा? क्या उन्होंने इसको आगे बढ़ाने में कुछ किया था या नहीं किया था? जिसको अंग्रेजी में टोकनिज्म कहते हैं, यानी वो कुछ दिखा के प्रतीकात्मक जो कुछ काम होते हैं, ये सब किया हुआ है। दो एक जैसे अब बहान 1952 इस साल में ढाका में जो भाषा के लिए, बांग्ला भाषा के लिए जो शहीद हुए थे, तो उनके सनहती में उनके साथ रहने के लिए एक भाषा शहीद कमेटी लोग बनाए थे, तो वो उसको कब्जा किए थे और उसको सपोर्ट देते थे। पर वो साल में एक दिन जैसा, वो गांधी का जन्मदिन जैसा वो उसी में तब्दील हो गया था, क्योंकि ये सरकारी काम में जो बांग्ला है, ठीक है, ये तो उस टाइम में भी नहीं हुआ। ये तो वो कर सकते थे ना, ये तो वो कर सकते थे। जो लेफ्ट फ्रंट के जो मंत्री हैं वो तो सब 90% बंगाली हैं। उन्होंने एक CPM का एक पेपर होता था द मार्क्सिस्ट, उसका एक जो अंक था जिसको बोलते हैं ना, एक एडिशन था, उन्होंने रीजनल लैंग्वेज पर निकाला था और उसमें प्रकाश करात ने लिखा था कि रीजनल लैंग्वेजेस में प्रशासन और न्याय देना वो एक क्लास स्ट्रगल का हिस्सा है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि जो लीडर ये बातें समझते थे, उन्होंने इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं किया। देखिए, अगर हम 80 के दशक तक देखें तो वाम दल जो थे, ज्योति बसु और अशोक मित्र जैसे जो आदमी थे, अशोक मित्र अभी भी जीवित हैं, तो वो भाषा अधिकार और जो फेडरलिज्म, ये इश्यूज एक साथ जुड़ के वो कुछ मुहिम उनके थे, ठीक है, और वो काफ़ी बड़ा मुहिम चला था। इस पंजाब में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसमें। अब तो वो दूसरे जो फेडरलिज्म के जो प्रश्न में, भाषा के प्रश्न में, अब वो शायद मैनिफेस्टो में तो लिख देंगे, अब वो मैनिफेस्टो तक ही सीमित है। अगर कोई 34 साल उनको मिले, अब ये किसी को नहीं मिलता है 34 साल एक पॉलिसी को करें, तो 34 साल में अगर नहीं हुआ तो कब होगा। ठीक है दीपक पवार जी, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के बारे में हम बहुत सुनते आए हैं और वहाँ पर मराठी के लिए जो वहाँ पर प्रयत्न होते हैं, स्ट्रगल होती है और कभी कभी झड़पें भी होती है मराठी के लिए, वो
हकीकत में महाराष्ट्र में मराठी का शिक्षा प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में क्या उसका स्टेटस है? देखिए, महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े स्ट्रगल के बाद में इस राज्य की निर्मित हुई 1960 में। 1956 में संयुक्त महाराष्ट्र समिति एक कोएलिशन था नॉन कांग्रेस पार्टीज़ का, जिन्होंने 4 साल तक स्ट्रगल किया और इस राज्य को बनाया। एक स्ट्रेंज बात ऐसी है कि 1960 में राज्य के बनने के बाद में लगभग 35 साल उस पार्टी का महाराष्ट्र पर शासन था जिनका महाराष्ट्र बनाने में कोई संबंध नहीं था। यानी कांग्रेस पार्टी जो 1947 से 1960 तक इनफॉर्मली हो सकता है उनके कोई लीडर्स कांग्रेस के बारे में महाराष्ट्र के बारे में कोई पॉजिटिव बातें कही हो उन्होंने, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल स्टैंड वहाँ के नेताओं ने नहीं लिया था। ऐसी पार्टी के पास महाराष्ट्र का शासन 1960 से 1995 तक था, तो उसका एक इम्पैक्ट महाराष्ट्र की पॉलिसीज़ पर वहाँ पे हुआ है। वाई.बी. चौहान जो महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पर पहले डायरेक्टोरेट ऑफ लैंग्वेजेस वहाँ पे शुरू किया 1960 में। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर कल्चर एंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर एनसाइक्लोपीडिया, ये भी उन्होंने 1960-62 में शुरू किया। एक जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट वहाँ पे था वो ये था कि ये सारी एजेंसीज़ जो लैंग्वेज एजेंसीज़ कहलाई जाती थी, वो सारी एजेंसीज़ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तहत आती थी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट खुद चीफ मिनिस्टर चौहान उनके साथ था। और लगभग 50 साल 2010 तक महाराष्ट्र में ये नहीं सोचा गया कि मराठी भाषा के विकास के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल रचना की ज़रूरत है। जब हमने कैंपेन किया 2009 और 2010 में, तो नॉट बिकॉज ऑफ आवर कैंपेन, केवल हमारे कैंपेन की वजह से नहीं, लेकिन एक जो किसी राज्य के सुवर्ण महोत्सव को जो एक टोकन महत्व रहता है, उस महत्व की वजह से मराठी भाषा विभाग की स्थापना सरकार ने 2010 में की। अगर आप देखिए वहाँ के मराठी स्कूलों की अवस्था, तो जैसे अभी गार्गो ने कहा कि यहाँ की मराठी स्कूल्स जो हैं वो चाहे सरकारी स्कूलें हों या प्राइवेट स्कूलें हों, कुछ एक्सेप्शंस अगर आप छोड़े तो ये पिछड़े वर्गों की और गरीब लोगों के बच्चों की स्कूलें हैं। क्योंकि जो समाज का मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, और जो उच्च वर्णीय तबका है, जो जिनकी शुरुआत ब्राह्मणों से हुई, लेकिन बाकी सारी जो जातें, महाराष्ट्र की जो सबसे प्रभावी जात है मराठाज, इन सारी जातियों के पास अब अपने अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जो CBSE के हैं, ICSE के हैं, IGCSE के हैं। और ये इसलिए नहीं है कि वो इंग्लिश भाषा पर प्रेम करते हैं, इसलिए है कि उन स्कूलों में एक अच्छी पॉलिटिकल इकोनॉमी तैयार हो गई है। ये स्कूलें पेटर्नाइज करने का बहुत अच्छा साधन बन चुकी है। इसलिए जैसे बंगाल में हो रहा है, जैसा तमिलनाडु में हो रहा है, महाराष्ट्र में हम एक नई अवेकनिंग के साथ में मराठी स्कूलों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं अगर कोई एक मास कोलैबोरेटिव ताकत हम अगर उभर कर खड़ी ना कर पाए। जहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, 1964 में महाराष्ट्र स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट बना है, लेकिन लगभग 1995 तक एक 300 पेजेस का डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र सरकार ने खुद पब्लिश किया है, विच इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ शेम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि वो सारा डॉक्यूमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस देता है कि अभी तक आपने प्रशासन में मराठी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसके आगे आपको करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल लाइक द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ अर्ली लेट 19th सेंचुरी। तो इसके बाद में न्यायिक व्यवस्था का अगर आप देखें तो 1998 में, जो कि शिवसेना बीजेपी गवर्नमेंट का पहला एक मौका था, वहाँ पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन पास किया है कि लोअर लेवल जुडिशियरी का पूरा कामकाज ये 100% मराठी में हो। लेकिन 1998 से आज 2015 तक लोअर लेवल जुडिशियरी का 30 या 35% से ज़्यादा काम मराठी में नहीं होता है। आप जहाँ तक कि हायर कोर्ट्स का सवाल है, जैसे सेंथिल आपको फिर बताएंगे, तमिलनाडु में कम से कम वहाँ की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि तमिल को चेन्नई हाई कोर्ट की भाषा बनाई जाए, उसके लिए कुछ पैसे का प्रावधान किया जाए। महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी बात जो है उसको जनरली एंटी प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव काइंड ऑफ थिंग कहा जाता है। आपने आपके सवाल में कहा कि महाराष्ट्र में झड़पें भी होती है मराठी के सवालों पर। हमारे यहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो नई पार्टी है, इन अ वे
पॉलिटिकल फॉलआउट ऑफ शिवसेना और जो ओरिजिनल पार्टी है शिवसेना, ये दोनों पार्टीज अपने आप को मराठी का एजेंडा मोनोपोलाइज या आप कहें कि दीपक जी, बाइपोलराइज। मैं थोड़ा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप इन पार्टियों की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना, क्या जो मराठी के लिए ये लोग काम करते हैं इसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई ब्लूप्रिंट इनके पास है, या सिर्फ ये पॉलिटिकल स्लोगन ही होता है इसका कि थोड़ा वोट्स लेने के लिए इसको पॉलिटिकल लेवल पर उठा दिया, और या इनका कोई इसके बारे में कोई गेम प्लान है, इसकी अंडरस्टैंडिंग इनकी क्या है मराठी लैंग्वेज के बारे में? जहाँ तक आप शिवसेना का देखिए, शिवसेना वॉज लाइक अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, इट वॉज पार्शियली अ फॉलोआउट ऑफ द संयुक्त महाराष्ट्र समिति एजिटेशन। लेकिन आप देखेंगे तो शिवसेना ने, उनकी आइडियोलॉजी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा था जहाँ पर वो साउथ इंडियंस के खिलाफ थे, क्योंकि अर्बन मिडिल क्लास एजुकेटेड यूथ जो अनएम्प्लॉयड था वहाँ पर क्लरिकल जॉब्स चाहता था, उसके इमीडिएट राइवल्स वहाँ पे उन्हें साउथ इंडियंस दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट किया। लेकिन उनके जो और 2 इंपॉर्टेंट राइवल्स उन्होंने देखे, वो एक राइवल थे सीपी कम्युनिस्ट पार्टीज, जिनकी यूनियंस मुंबई और महाराष्ट्र में तोड़ने का एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव काम शिवसेना ने वहाँ पर किया है, और वहाँ पे अपनी यूनियंस उन्होंने खुद बनाई है। और उनका जो तीसरा राइवल है वो मुस्लिम्स है। तो शिवसेना का आप देखेंगे तो शिवसेना की जो मराठी आइडियोलॉजी है वो दिखती तो कोर है, लेकिन प्रैक्टिकली रेसिड्यूअल आइडियोलॉजी है, क्योंकि उनके पास मुसलमानों से झगड़कर, कम्युनिस्टों से झगड़कर अगर कोई वक्त और एनर्जी बचती है तो वो मराठी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ भी लैंग्वेज, कल्चर और एम्पावरमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, ये जो मैट्रिक्स है वो शिवसेना नहीं देख पाती है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो लगभग 25 साल मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर शिवसेना की सत्ता है, शिवसेना वहाँ पावर में है। लेकिन आज भी आप देखेंगे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट से वहाँ पर निकले जाने वाले बहुत से फॉर्म्स और टेंडर नोटिसेस, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में निकलती हैं। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलें जो मराठी में चलती थी वो बंद कर कर इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बनाना, ये कैंपेन शिवसेना के लोग ही वहाँ पे कर रहे हैं। जहाँ तक कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सवाल है, इट इज़ बेसिकली अ टेलीविज़न जनरेटेड पार्टी। जो हमारा 24/7 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनकी भूख बहुत बड़ी है और उनको कुछ ना कुछ सनसनीखेज हर समय लगता है। तो महाराष्ट्र में ये सनसनीखेज चीज़ों को भरने का एक बहुत बड़ा काम राज ठाकरे ने किया है। वहाँ पर उन्होंने एक ब्लूप्रिंट भी बनाई है जो उनकी पार्टी की वेबसाइट पर डाली गई है, जो थियोरेटिकली आप मैं कोई भी बैठकर बना सकता है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि वो ब्लूप्रिंट वर्केबल भी हो और उनकी जो केडर है उनकी केडर को उसकी जानकारी भी हो और केडर उसके लिए कमिटेड भी हो। तो वहाँ पर मनसे की एक ऐसी केडर है जो ना ही ब्लूप्रिंट को जानती है, ना ही समझती है, ना ही कमिटेड है। तो इट कंप्लीटली बिकम्स अ फसाड ऑफ द मराठी एजेंडा।